नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इंस्टीट्यूट उज्जैन में। तो संविधान के श्रृंखला में आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं हमारा पार्ट सेकंड भारत के संवैधानिक विकास का। तो वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सन 1600 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था व्यापार करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, 1764 में जब बक्सर की लड़ाई हुई और 3 राजाओं को अंग्रेजों द्वारा हराए जाने के बाद में कंपनी ने क्या करा, व्यापार के साथ साथ क्या करा, राजनीतिक और प्रशासनिक काम भी शुरू कर दिया। इसके बाद में इसी क्रम में इन्होंने क्या करा, 1773 में जो है रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करा, जिसके तहत क्या हुआ कि जो बंगाल का जो गवर्नर था वो गवर्नर जनरल बना। कौन था सबसे पहला? तो वॉरेन हेस्टिंग। फिर उसके बाद में 3 प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई इसी साल, और कलकत्ता में जो है एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में। फिर उसके बाद में आता है 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। अब इसके तहत क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना गवर्नर जनरल के कार्यों पर निगरानी करने के लिए स्थापित की गई थी। फिर 1793 में जो है कार्नवालिस कोड लागू हुआ, जिसके तहत गवर्नर जनरल जो है अब पूरे प्रेसिडेंसी का सेनापति घोषित हो गया, और इसी के साथ में छोटे अधिकारियों के ऊपर कलेक्टरों की नियुक्ति होने लगी 1793 में। फिर उसके बाद में आया 1813 का चार्टर एक्ट। अब इसके तहत क्या हुआ, कंपनी का जो व्यापार था भारत में समाप्त हो गया, लेकिन अन्य देशों में लागू रहा, जैसे चीन वगैरह में। फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट आया, उसके तहत क्या हुआ कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन गया था। और सबसे पहले कौन था भारत का गवर्नर जनरल? तो वो था विलियम बेंटिक। अब इसी के अंतर्गत हुआ, शासकीय जो नौकरियां थी उसमें योग्यता के आधार पर पद वितरित होने लगे। फिर 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो उसमें वायसराय का पद आया और भारत सचिव का पद आया। अब इसमें एक बात आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि भारत सचिव का पद अगर प्रश्न में पूछता है कि कब आया, तो 1858 टिक करना है। लेकिन भारत सचिव का पद लागू कब हुआ, तो 1861 में लागू हुआ था। फिर इसी के अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था। फिर 1861 में जो है भारत परिषद अधिनियम आया, जिसमें क्या हुआ, विधान परिषद की स्थापना हुई और भारतीयों को पहली बार अंग्रेजों के साथ में शासन में उनकी अनुमति और भागीदारी बढ़ी। तो अब इसके बाद में हम आगे का पढ़ते हैं कि आगे क्या था। अब भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। इसके बाद में क्या हुआ था, 1861 में जो भारत परिषद अधिनियम आया था, उसके बाद में 1876 में शाही उपाधि अधिनियम आया। ये इंग्लैंड से आया था। इसके तहत क्या हुआ कि महारानी विक्टोरिया जो थी भारत के साम्राज्ञी घोषित हो गई। इसका मतलब ये था कि जो महारानी विक्टोरिया थी अब वो डायरेक्ट अपने एजेंट के माध्यम से भारत पर शासन करेगी। कंपनी का शासन अब पूरी तरह समाप्त हो गया। फिर 1892 में क्या हुआ कि भारत परिषद अधिनियम जारी हुआ, जिसके तहत क्या हुआ, विधानसभा की शक्तियों में विस्तार हो गया और देश में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव हुआ। प्रत्यक्ष चुनाव वो होता है जो लोगों के माध्यम से हम किसी जो लोक नेता को चुनते हैं, वो होता है। और अप्रत्यक्ष चुनाव क्या होता है कि लोग आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि चलो ठीक है भाई है, इसको जाना है तो इसको भेज देते हैं, अपन देखते हैं अपनी बात रखता है कि नहीं वहाँ पर। तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ। अब भारतीयों को बजट और राजस्व पर सवाल पूछने का अधिकार मिला कब? तो 1892 में। फिर आया उसके बाद में 1909 का मार्ले मिंटो सुधार। अब देखो इसमें नाम सुधार दे रखा है, मार्ले मिंटो सुधार, लेकिन सबसे ज़्यादा बिगाड़ा भी सही नहीं। अब भारत में इसके तहत क्या हुआ, सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुए। अब ये सांप्रदायिक जो है ना, ये हिंदू मुस्लिम दंगों का कारण बनता है आगे चलकर। तो अभी कभी हिस्ट्री के लेक्चर होंगे ना, जिसमें आपको बहुत अच्छे समझाऊंगा इस टॉपिक पे। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन कहला जाता? तो ये लॉर्ड मिंटो, ये जो 1909 का मार्ले मिंटो सुधार है ना। अब इसमें भी आप ये बात ध्यान रखना, जो मार्ले है ये भारत सचिव है और जो मिंटो है ये वायसराय। तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कौन है? तो लॉर्ड मिंटो। फिर इसमें क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन मतलब कि संप्रदाय के आधार पर इन्होंने लोगों को बांट दिया, है ना। मुस्लिमों को इसके तहत क्या, पृथक निर्वाचन मंडल दिया। अब इसमें क्या होता था कि जैसे कि कोई सीट है, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई मुस्लिम के अगेंस्ट कोई हिंदू खड़ा होता है चुनाव में, लेकिन अगर मुस्लिम के वोट कम है और हिंदू के वोट ज़्यादा है, तो भी मुस्लिम को ही जिताएंगे। तो ये क्या, सांप्रदायिक निर्वाचन का ये मतलब होता है। तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया। फिर भारतीयों को जो है सार्वजनिक मुद्दों पर बहस करने का अधिकार मिला। अब पहली बार जो भारतीय मंत्री थे, मतलब भारतीय नेता, उनको क्या हुआ कि इसके तहत सार्वजनिक मुद्दे जैसे अस्पताल, शौचालय, स्वास्थ्य वगैरह, शिक्षा, नगर निगम, इनको क्या बहस करने का अधिकार मिला। पहले ऐसा अधिकार नहीं होता था, क्योंकि अंग्रेज जो थे सारा शासन अंग्रेजी देख रेख करते थे। फिर इस वर्ष क्या हुआ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये सबसे पहले प्रथम आईएएस है।
तो वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय विधि परीक्षक चुने गए थे। तो ये भी ध्यान रखना का 1909 में। तो इसके तहत क्या हुआ अगले साल, मतलब इससे के 10 साल बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आया। अब मैं आपको फिर बता दूं कि मॉन्टेग्यू भारत सचिव और चेम्सफोर्ड जो है ये है वायसराय, है ना। इसके तहत क्या हुआ, देखो ये जो विधायिका है, द्विसदनात्मक विधायिका की शुरुआत हुई। जैसे कि आज की तारीख में भारत में हम देखते हैं कि एक राज्यसभा होती है और एक लोकसभा होती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये 1919 में आया था। अब ये जो विधायिका है ना, इसको आप जजमेंट लगाओ कि ये संसद है एक प्रकार की। फिर जो राज्य परिषद है ये है राज्यसभा, और ये जो केंद्रीय विधानसभा है उस जमाने की, इसको आज की तारीख में लोकसभा कहा जाता है ना। तो राज्य परिषद में क्या होता था, ये जो राज्य परिषद आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसमें इसको बोलते थे उच्च सदन, है ना। उसका कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष होता था, और सीटों की संख्या जो थी इसमें केवल 60 थी। फिर है हमारी केंद्रीय विधानसभा, इसको बोलते थे निम्न सदन, हाउस ऑफ पीपल्स, और इसका जो कार्यकाल था वो 3 वर्ष के लिए होता था, है ना। इसकी सीटों की बात करें तो 145 सीट थी। अभी आप मेरे को कमेंट में ये बताना कि राज्यसभा वर्तमान में कितनी सीटें हैं और लोकसभा की कितनी सीटें हैं, क्योंकि अभी लोकसभा में सीटें थोड़ी कम हुई है ना, तो मेरे को कमेंट करके बताना आप। और फिर क्या हुआ इसके बाद में, वर्ष 1919 से 1935 तक प्रांतों मतलब राज्यों में द्वैत शासन लागू रहा। द्वैत शासन मतलब ये होता है कि दो सरकारें मिलकर किसी एक शासन का परिचालन करती है, तो उसको बोलते हैं देश शासन। अब द्वैत शासन के जनक कौन है, तो वो है लियोनस कार्टियस। तो ये नाम बहुत बार एग्जाम में पूछता है, तो प्लीज़ को याद रखिएगा आप लोग। अब द्वैत शासन के अंतर्गत क्या हुआ, दो विषय रखे गए, एक तो आरक्षित विषय और एक रखेगा हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय क्या हो गए, ये थे वित्त, फाइनेंस हो गया, राजस्व हुआ, रक्षा, पुलिस, जेल, न्याय, गवर्नर, कैबिनेट। तो ये जो विषय थे, मतलब जेल, न्याय वगैरह, रक्षा वगैरह, तो ये जो देखते थे गवर्नर जनरल की कैबिनेट, जो हम बोलते हैं ना कार्यकारी परिषद, वो देखती थी। जो अंग्रेज लोग ही देखते थे, मतलब कुल मिलाकर। और भारतीयों को इनने क्या पकड़ा दिया, लॉलीपॉप पकड़ा दिया एक प्रकार से। इनके हाथों में ऐसे विषय दिए जिनको इनको देखने से मतलब ही नहीं कुछ भी, जैसे कि शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, स्वच्छता, पुस्तकालय आदि, ये क्या भारतीय मंत्रियों के अंतर्गत दे दिए। अब इसमें आप ऐसे ध्यान रखो कि जिन जिन चीज़ों से पैसा अगर मिल रहा है तो वो अंग्रेजों के हाथ में चले गए, और जिन जिन चीज़ों में पैसा खर्च हो रहा है वो भारतीयों के हाथ में दे दिया। फिर 1919 से क्या हुआ, पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हो गए। जैसे आज की तारीख में पहले बैलेट पेपर पे होते थे, फिर ईवीएम में होते थे, वैसे क्या हुआ प्रत्यक्ष चुनाव हो गए। कि अब मतलब क्या व्यक्ति हो सब डिसाइड करके कि हाँ इस व्यक्ति को हमको केंद्रीय विधानसभा में या फिर राज्य परिषद में भेजना है। तो प्रत्यक्ष चुनाव शुरू हुए, और अंग्रेज इतने वो हो गए थे कि इन्होंने क्या करा, सांप्रदायिकता को और बढ़ा दिया, और सिखों को भी अब क्या करा, निर्वाचन होने का मौका दे दिया। पहले केवल मुस्लिम निर्वाचन था, अब सिखों को भी सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन होने का मौका दे दिया। फिर महिलाओं को जो है पहली बार वोट देने का अधिकार भी कब मिला, तो 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में। तो ये भी आप ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत पूछता है इस बारे में। फिर इसके बाद में आया 1935 का भारत शासन अधिनियम। अब इसके तहत क्या हुआ, संविधान निर्माण का ये जो प्रथम चरण है, और वर्तमान संविधान में जितनी भी अनुसूची है, मतलब उसका सर्वाधिक जो लंबा भाग है इस अधिनियम से लिया गया। तो इसलिए 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, इसको लघु संविधान भी कहते हैं। अब ये जो संविधान जारी हुआ था इसमें कितने भाग थे, इसमें भाग 14 थे। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 321 थे, और अनुसूचियाँ जो थी वो केवल 10 थी। और आज की तारीख में हम बात करें तो वर्तमान में है 22 भाग, अनुच्छेद की संख्या 395, अनुसूचियाँ कितनी है 12। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि 1919 में जो प्रांतों में द्वैत शासन लगा था, तो वो उसको पूर्णतः समाप्त करके अब क्या करा, प्रांतों को स्वायत्ता का अधिकार दे दिया कि अब प्रांत जो है अपने हिसाब से शासन करेंगे, है ना। प्रांतों से हटाकर इन्होंने क्या करा, केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया, है ना। अब इसमें भी क्या, जो राज्य परिषद उच्च सदन का चुनाव होता था वो प्रत्यक्ष रूप से होता था, और जो निम्न सदन का चुनाव होता था वो अप्रत्यक्ष रूप से होता था। तो ये भी ध्यान रखना आप लोग। फिर जो है दिल्ली में क्या करा, इन्होंने संघीय न्यायपालिका की स्थापना कर ली, न्यायाधीश मोरिस गोयर। तो 1774 में जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, अब इन्होंने क्या करा, 1935 अधिनियम में दिल्ली में स्थापना कर दी इसकी। फिर है भारत परिषद का अंत हो गया, जो 1861 में भारत परिषद अधिनियम, वो भारतीय परिषद की स्थापना हुई थी, उसका पूरी तरह से अंत कर दिया। और जो 1858 में भारत सचिव का पद आया था उसको भी पूरी तरह से समाप्त कर दिया।
इसी क्रम में इन्होंने क्या करा, 1935 में आरबीआई बैंक की स्थापना करी थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और यूपीएससी, ये दोनों चीज़ अंग्रेजों की देन है जो आज तक चलती आ रही है। अब इसमें क्या करा इन्होंने, 3 सूचियों की भी स्थापना करी। एक तो हुई संघ सूची, राज्य सूची, और तीसरी हुई समवर्ती सूची। अब ये सूचियाँ क्या होती हैं, हम आने वाले टॉपिक में इसको बहुत अच्छे से जानेंगे। फिर 1935 अधिनियम में क्या कहा, प्रस्तावना नहीं थी तो उसको 1919 के अधिनियम से ली गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब कुछ अन्य तथ्य भी जो हमको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि 4 जुलाई 1947 को क्या हुआ, स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत हुआ। 18 जुलाई 1947 को विधेयक पारित हुआ सदन में। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता विधेयक पूरी तरीके से लागू हो गया और एक अधिनियम बन गया। इसी के तहत क्या हुआ, भारत जो है अब वो पूरी तरीके से आज़ाद हो गया। फिर संविधान की प्रस्तावना की बात करें तो हम भारत के लोग भारत को संप्रभु गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राज्य बनाने को तत्पर है, ऐसे करके संविधान की प्रस्तावना आप नेट से डाउनलोड करके इसको एक बार जरूर पढ़ना। एनसीईआरटी के पुस्तकों के बैक पेज में भी इसकी प्रस्तावना लिखी रहती है। अब उसमें आपको मुख्य बात क्या याद रखना है, वो ये है कि 42वां जो संविधान संशोधन था उसके तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो थे, एक समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष, और तीसरा है राष्ट्र की अखंडता। अब इसको याद कैसे रखोगे, तो इसको आप याद रखो, एक तो समाजवादी से स हो गया, से प निकाल लो, और राष्ट्र की अखंडता से राष्ट्र निकालो, तो शब्द बनेगा सपेरा। तो इसे याद रखो, है ना। फिर ये जो अशोक चक्र है ये हमारे सारनाथ के स्तंभ से लिया गया था, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है ये। राष्ट्रीय कथन की बात करें तो सत्यमेव जयते, ये कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिखा गया है। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है वो तिरंगा है। अब इसका रेशो ध्यान रखिएगा आप कि 3:2 का रेशो इसका। इसको अपनाया कब गया, तो 22 जुलाई को क्या करा, इसको अपनाया गया था। फिर राष्ट्रीय कैलेंडर जो है वो है शक संवत 78 ईस्वी, आप सभी को मालूम है। और राष्ट्रीय दस्तावेज की बात करो तो श्वेत पत्र है। राष्ट्रीय गान जो है जनगण मन, आप सभी को मालूम है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। इसके साथ में ही आपको ये भी मालूम है कि राष्ट्रीय फल कौन सा, राष्ट्रीय पेड़ कौन सा बरगद का है। तो ये चीज़ मैंने क्या, जो आपको पता है वो नहीं लिखी मैंने। अब राष्ट्रीय पुरस्कार क्या है, तो वो है भारत रत्न। और विरासत पशु जो है वो है हमारा हाथी। तो बस आज का वीडियो जो था इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ को लाइक करेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और देखते रहिएगा हमारा चैनल एम के इंस्टीट्यूट जैन। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। अब आगे मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक्स में। तो अपना ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बाय।